तो हम लोग मैट का स्टार्ट करते हैं। मैट में क्या होता है कि प्रोविज़न ऑफ द मैट सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है। कंपनीज़ मतलब कौन सी वाली कंपनीज़? नॉर्मली जितने भी कंपनी होते हैं उन पे मैट का प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मैट का प्रोविज़न सारी कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होता है। उस पे बोलते हैं कि अगर आपने इंक्लूडिंग अगर आप फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, दुनिया की जो भी रकम की कंपनी है उस पे ये मैट का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इसमें बोल रहा है कि 115 जेबी सेक्शन में इसका टैक्सेशन होता है, 115 जेबी में। और यहाँ पर बोल दिया है कि टैक्स जो होता है एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स निकालेंगे। और फिर सिर्फ टैक्स बोला गया, यानी इनकम पे टैक्स निकाला, इनकम पे टैक्स निकाला, वो टैक्स निकाला और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट निकाला होगा। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा आप देखेंगे, बट उसका 15% निकालेंगे। तो बुक प्रॉफिट का 15% और टैक्स अमाउंट और इनकम टैक्स इन दोनों का निकाला विच इज़ हायर। अभी तक इसमें हम लोग सरचार्ज सेस ऐड नहीं किया, ठीक है। इन दोनों में जो भी टैक्स का अमाउंट हायर रहा, इनकम नहीं, इनकम हायर भी ले सकते थे, इनकम टैक्स का इनकम ले सकते थे और बुक प्रॉफिट का भी इनकम ले सकते थे, लेकिन हम लोग इन दोनों पे टैक्स निकाला, इसका 15% और इसका जो भी होगा, अगर 25% हुआ या फिर 30% हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। क्योंकि 115 बी ए बी डबल ए सब में मैट एप्लीकेबल नहीं है, तो 25 और 30% ही का रेट आएगा और फॉरेन कंपनी में नॉर्मल 40% का रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर अपने का सरचार्ज होगा भाई ये 2, 5, 7, 12 जो भी है, 2, 5, 7, 12, 2, 5 कैसे कैसे 1 करोड़ के ऊपर जाता है, 10 अप टू 10 करोड़ रहता है, तो क्या करते हैं 2 लाख लेते हैं, सॉरी 2% लेते हैं टैक्स का अमाउंट का। जो भी आपका टैक्स निकलता है उसके ऊपर सरचार्ज निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर इनकम के ऊपर हमने क्या निकाला था, टैक्स निकाला था, वैसे ही टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज निकालेंगे 2%, 5% इन केस ऑफ ये ग्रेटर देन 1 करोड़ के लिए और ये ग्रेटर देन 10 करोड़ के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन 1 करोड़ यानी अप टू 10 करोड़ तक के लिए एक्सीड कर जाता है अगर 10 करोड़, तो यहाँ 5% पे होगा और ये 7% पे होगा अगर वो एक्सीड कर जाता है 1 करोड़, ठीक है। टोटल इनकम पे हम लोग देखेंगे सरचार्ज के लिए इनकम देखा जाएगा, लगेगा लेकिन टैक्स पे। सरचार्ज हमेशा इनकम पे देखा जाएगा और लगेगा वो हमेशा टैक्स पे। ये कौन सा वाला इनकम होगा, आप पूरा इनकम निकालते हो 5 माइनस कर लेते हैं, उसमें हम लोग GTI हो जाता है वो, उसमें से हम लोग चैप्टर 6A का डिडक्शन दे देते हैं। उसके बाद वाला इनकम जो होता है नेट टैक्सेबल इनकम, वो वाला लेंगे। और वो अगर अगर वो ग्रेटर देन 1 करोड़ हो जाता है तो हम लोग 7% लेते हैं, और अगर वो एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ तो हम लोग 12% लेते हैं। दोनों ही केस में सेस ले लेते हैं। और ये है फॉरेन कंपनी के लिए। डोमेस्टिक कंपनी चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, दुनिया जहाँ की जो भी कंपनी है उसमें ये मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला सारा पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग बोलते हैं मैट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 15% बुक प्रॉफिट निकालना, बुक प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालना है, बुक प्रॉफिट का 15% ले लेंगे। फिर सरचार्ज हम लोग क्या करेंगे, अगर बुक प्रॉफिट अगर एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ 10 करोड़, वो हम लोग 2, 5, 7, 12 हो जाता है, फिर सेस कर लेंगे, फिर हमारा मैट आ जाएगा, मैट का अमाउंट आ जाएगा। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 2, 5 रेट होता है सरचार्ज का। 115 जेबी क्या बोलते हैं, अगर आपका क्या होता है कि आप एक कोई भी ऐसा यूनिट है जो कि आप IFSC में लोकेटेड है, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं कि 15% की जगह हम 9% लेते हैं, ठीक है। IFSC में लोकेटेड है तो 15% से 9% लेते हैं। और इन केस ऑफ AMT हम लोग क्या कर लेंगे, AMT के केस में हम लोग 18.5% रखते हैं। उसके बाद हमारा 115 जेबी का हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने ऐसे करके याद करते हैं। देखो प्रॉफिट जो भी होगा P&L वाला लिखेंगे, यानी कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 वाला, मतलब PL का, जो हम लोग FR में PL निकालते हैं ना, PL SPL, उसका वाला प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसी का वाला प्रॉफिट का अमाउंट जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें क्या कर लेंगे ना, कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे, कुछ चीज़ें उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे कि ऐड करेंगे क्या चीज़, ये सारी चीज़ें हम, या फिर ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब डिसअलाउ कर ले रहे हैं। कुछ चीज़ आपने बकवास में दिए हुए सारा डिसअलाउ करेंगे और कुछ चीज़ इनकम बनाएंगे हम लोग। ये वाला चीज़ को इनकम बनाएंगे और एक 14 नंबर पॉइंट को इनकम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या है कि इनकम टैक्स का आपने प्रोविज़न बनाया है, यानी कि PFT बना दिया है, या फिर इनकम टैक्स आपने पे कर दिया, या फिर उसका प्रोविज़न बना दिया। इंक्लूड क्या क्या करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स, उसका DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो सारे टैक्स और सरचार्ज और सेस, आपने ऐसे करके जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो हम आप क्या कर लेंगे, हम आपका ऐड बैक कर लेंगे। वो सारा हम डिसअलाउ करेंगे। वो अपने PL में अगर इंक्लूसिव है तो उसको हम लोग ऐड बैक कर लेंगे कि ये वाला चीज़ को हम एक्सपेंस मानेंगे नहीं, एक पार्ट ऑफ इनकम रहेगा, ठीक है। इनकम टैक्स का जो भी प्रोविज़न हुआ, यानी PFT हुआ, या आपने एक्चुअल टैक्स पे कर दिया इनकम टैक्स का, DDT हो गया, या फिर सरचार्ज हो गया, या फिर सेस हो गया, सरचार्ज सेस, ये सारी चीज़ अगर वो PL में इंक्लूसिव है तो हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। उसके बाद हमने बोला कि डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे।
उसके बाद हमने बोला डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे। अगर डिविडेंड आपने पेड और प्रपोज्ड है ना, ये हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, कैश फ्लो बनाते थे ना इंटर में, तो वहाँ पर पीएफटी करके हम लोग को एक प्रोविज़न का अलग से बनाना पड़ता था, एडवांस टैक्स और पीएफटी के लिए एक अलग से लेजर बनाना पड़ता था। और फिर हम लोगों को प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड और एक और अनक्लेम्ड और पता नहीं ऐसा करके 3-4 डिविडेंड के लिए भी हम लोगों को, पर दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे ना, वही वो लोग दोनों जोड़ीदार में यहाँ पर आ गए। इनकम टैक्स पेड या प्रोविज़न वो आप ऐड बैक कर लेंगे। तो इनकम टैक्स का पेड एंड प्रोविज़न में इनकम टैक्स का जितना भी सेस सरचार्ज सारे कुछ आएंगे। और डिविडेंड आपने जो भी पेड एंड प्रपोज्ड जो भी हुआ है वो वाले सारे आप आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि प्रपोज डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेड वो सारे आ जाएंगे। एनी अमाउंट आपने क्या किया, रिजर्व का अमाउंट ना पीएल में आप ला के डेबिट कर रहे हैं, सॉरी हाँ पीएल के थ्रू आप कोई रिज़र्व बना रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया हुआ है ना कि पीएल को डेबिट कर लिया है और कोई रिज़र्व को क्रेडिट कर लिया है। तो अगर पीएल को डेबिट करके रिज़र्व क्रिएट करें, यानी अननेसेसरी आप एक्सपेंस बुक करें और वो आपका इनकम ऑलरेडी एडेड है पीएनएल में, तो आप क्या करना, मतलब वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड आपका पीएल रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, उसको पटाख से उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, रिज़र्व जो भी होगा वो ऐड बैक कर लेंगे। फिर लॉस ऑफ सब्सिडी, आप क्या कर रहे हो ना कि सब्सिडी के लिए कोई भी लॉस आपने बुक किया हुआ है, सब्सिडी का लॉस है लेकिन आपने बुक कर लिया, वो सारा ऐड बैक कर लेंगे। तो हमने यहाँ से एक रिज़र्व का पॉइंट पढ़ा है, एक रिज़र्व का पॉइंट पढ़ा है कि अगर कोई भी आपने पीएल के थ्रू कोई रिज़र्व बनाया है, आप उसको ऐड बैक कर लेंगे, उसको आप ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही एक लेस आइटम है, लेस मतलब क्या आइटम है कि कोई आइटम जो कि क्रेडिटेड है पीएनएल में, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको हम इनकम नहीं बनाएंगे। और अगर कोई एक्सपेंस है वो अलाइबल है तो हम लोग उसको रिड्यूस कर लेंगे। तो कौन सा वाला अमाउंट को हम इनकम नहीं बनाएंगे, क्या है ये, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम एनी रिज़र्व। आपने रिज़र्व से कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और रिज़र्व मेड थ्रू पीएनएल, आप पीएनएल के थ्रू एक रिज़र्व बनाए थे और उससे आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। तो पीएल के थ्रू रिज़र्व बनाए थे, तो जिस साल आपने पीएल के थ्रू बनाया होगा उस वाले साल भी हम इस तरह से ऐड बैक कर लिए होंगे। कहाँ गया, ऐसे वाला ऐड बैक कर लिए होंगे, ये वाला अमाउंट एनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व वाला हम ऐड बैक कर लिए होंगे, डिसअलाउ कर लिए होंगे। तो जब हमने पहली बार भी आपका डिसअलाउ किया हुआ था और इस बार आपने उसी अमाउंट को वापस से विड्रॉ किया, यानी ये आपका क्रेडिट साइड में आपका शो हो रहा है ना, ये आपका क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अगर ये कोई बैलेंस ऐसा शो हो रहा है और ये कहाँ से बना था, ये आउट ऑफ मतलब पीएनएल ही के थ्रू बना था और इसको हमने उस वक्त डिसअलाउ कर लिया था, यानी उस पर उस वक्त हम पूरा टैक्स ले चुके थे। आज वो विड्रॉ हो रहा है तो उसका इनकम को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा वापस आ जाता है, उसके बाद लॉस ऑन सब्सिडी हो गया। तो फिर हम बोलते हैं प्रोविज़न ऑफ अनसर्टेन या कंटेंजेंट लाइबिलिटी, कुछ भी होता है, कुछ भी कंटेंजेंट लाइबिलिटी का प्रोविज़न। अब ये 2 पॉइंट है प्रोविज़न रिलेटेड, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट क्या चीज़ का है, प्रोविज़न रिलेटेड, प्रोविज़न ये वाला और एक ये प्रोविज़न वाला। तो ये 2 प्रोविज़न वाला साथ में पढ़ेंगे, प्रोविज़न ऑफ अनसर्टेन लाइबिलिटी हुआ और कंटेंजेंट लाइबिलिटी हुआ, और प्रोविज़न फॉर डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि आपने कोई पीबीडीडी बनाया है या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या कुछ भी प्रोविज़न आपने ऐसे ऐसे कुछ भी बनाया हुआ है, तो वो सारे आप वापस ऐड बैक कर लें। ये बेकार का आपने इनकम में मतलब इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम किया है, ये वापस आप ऐड बैक कर लेंगे और ये वाले पे वापस हम टैक्स देंगे, ठीक है। ये 2 फालतू का प्रोविज़न बनाया और यहाँ आपने क्या किया था कि डिविडेंड पेड एंड प्रपोज किया था और यहाँ पर आपने इनकम टैक्स का भी पेड एंड प्रपोज किया था। ये भी आपका एक तरह का प्रोविज़न ही था, ये देखो प्रोविज़न था, ये भी प्रोविज़न था, 1, 2 भी प्रोविज़न था, 5 और 6 भी प्रोविज़न था। तो ये सारी चीज़ों को हम ऐड बैक कर लेंगे, ये सारे को हम एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। बट अगर कंटेंजेंट लाइबिलिटी के जगह में असर्टेनेबल लाइबिलिटी, यानी कि अगर ग्रेचुइटी वाले केस में क्या होता है कि एक्चुअली वैल्यूएशन से अगर आपका कोई लाइबिलिटी आता है, यानी वो रीज़नेबल है, सर्टेन है या कुछ भी ऐसा करके एक्चुअल वैल्यूएशन वाला है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस अलाउ करेंगे, उसको हम ऐड बैक नहीं करेंगे। ये चीज़ यही सिर्फ एक चीज़ डिफ़र कर जाता है इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स का पीजीबीपी वाले से प्रोविज़न से ये डिफ़र कर जाता है, क्योंकि नॉर्मली पीजीबीपी में अनअसर्टेन लाइबिलिटी कंटेंजेंट लाइबिलिटी ऐड बैक हो जाता है, वो डिसअलाउ होता है। और जो आप चाहें वहाँ पर बोला गया था अनअसर्टेन लाइबिलिटी में अगर आपका एक्चुअल वैल्यूएशन होता है उसको भी पीजीबीपी डिसअलाउ करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये इन दोनों को तो डिसअलाउ किया बट एक्चुअल वैल्यूएशन वाला को अलाउ कर देता है, यानी वो रिड्यूस कर लेने देता है। और कहाँ पर पीजीबीपी से डिफ़र कर जाता है, इनकम टैक्स जो भी आपका पेड एंड प्रपोज्ड है, वो जो भी आपका पेड एंड प्रपोज्ड है उसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर होता है क्या, पेनल्टी वगैरह अगर हुआ ना इनकम टैक्स वाला, तो वो वाला यहाँ पर हम लोग डिसअलाउ
नहीं करते, यहाँ पर हम उसको ऐड बैक नहीं करते। बट वहाँ पेनल्टी अगर रहा पीजीबीपी में, इस वाले केस में इनकम टैक्स का प्रोविज़न में कहीं पर पेनल्टी लिखा नहीं है, तो अगर पेनल्टी लिखा होगा मैट में तो हम उसको अलाउ करेंगे, उसको रहने देंगे। तो बट पीजीबीपी में वो चीज़ डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, और हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑन सब्सिडी पढ़ लिया, रिजर्व का बैलेंस पढ़ लिया, इसका क्रेडिट वाला आइटम भी हमने देख लिया, और हमने क्या बोला कि प्रोविज़न पढ़ लिया। अब आता है अपना एक आइटम, अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं लेस वाले आइटम, यानी इसको हम इनकम नहीं बनाएंगे। आपने इसको पीएनएल में डाला हुआ है ये सारी चीज़ों को, अब ये वाला चीज़ों को हम इनकम नहीं बनाएंगे, यानी कि पीएनएल में से रिड्यूस करेंगे। क्या है पॉइंट नंबर बी, क्या है, इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 11, 12, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर वो जो याद है ट्रस्ट वाला जो भी था, ट्रस्ट वाला जितना प्रोविज़न है वो वाला सारा कुछ हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि अगर उसका इनकम रिड्यूस करते हैं तो हम लोगों ने एक सेक्शन 14 करके पढ़ा हुआ है ना इनकम टैक्स का। सेक्शन 14 क्या बताता था अपना, क्या बताता था कि एक्सपेंस जो भी इनकम टैक्स का एग्जाम जो भी हुआ था उसको हम वापस उसका एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर लेंगे। वो अगर आपने उसका इनकम को भी टैक्सेबल नहीं किया तो इसका एक्सपेंस को भी हम ऐड बैक कर लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे कि डिसअलाउ कर लेंगे, वो एक्सपेंस भी हम नहीं मानेंगे, उसको हम इनकम के अगेंस्ट रिड्यूस नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने उसका इनकम को हमने वहाँ पर पॉइंट नंबर बी में क्या किया था कि रिड्यूस कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेंस है उसको भी हम ऐड बैक कर लेंगे। फिर आपका आता है डिप्रिसिएशन जो भी होता है ना, हाँ अच्छा, डेफर्ड टैक्स वाला आइटम देखते हैं, बहुत इजी आइटम है ये, 9 नंबर। डेफर्ड टैक्स का भी जो भी आपने डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट में कुछ भी डाला हुआ होगा डेबिट में, तो वो आप ऐड बैक कर लेंगे। डेफर्ड टैक्स का नलीफाई करेंगे इफेक्ट। और यहाँ पर अगर डेफर्ड टैक्स में कोई इनकम वाला जगह में डाला हुआ है, लेस वाले आइटम में आप क्या करना, लेस वाले आइटम में डेफर्ड टैक्स को रिड्यूस कर लेना है, डेफर्ड टैक्स को हमें रिड्यूस कर लेना है। अगर एक्सपेंस है मतलब DTA है तो हम उसको क्या करेंगे, DTA है तो हम उसको ऐड बैक करेंगे, DTL है तो हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, मतलब समझ रहे हैं। ये वाला भी पॉइंट हो गया। अब आता है हमारा ये एक्सपेंस बना लिया, फिर ये डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट, यहाँ से हमारा सारा हो गया। यहाँ से हमारा पीएनएल का हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, लॉस ऑन सब्सिडी हो गया, ट्रांसफ़र रिजर्व हो गया, प्रोविजन अनअसर्टेन लायबिलिटी हो गया, डिविडेंड वाला हो गया ना। अच्छा, एक्सपेंस और इनकम हो गया। डिप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल, टोटल डिप्रिसिएशन। अच्छा, आपने डिप्रिसिएशन जो भी पीएनएल में डाला हुआ है वो सारा का सारा आप ऐड बैक कर लेंगे, डिसअलाउ करेंगे हम सारा का सारा डिप्रिसिएशन, और अलाउ क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाला डिप्रिसिएशन कभी भी यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर डिप्रिसिएशन जब भी लेंगे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन को लेंगे। अभी तो उसको हमने ऐड बैक कर लिया ना, हमने वो वाला एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ कर दिया, तो अब हम उसको डिप्रिसिएशन को अलाउ कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, कहाँ गया डिप्रिसिएशन, ये डी वाला पॉइंट है। डिप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन विद असेट। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट में अगर आपने कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, रिवैल्यूएशन किया असेट का, इंक्रीज़ कर दिया असेट का बैलेंस को, उसके बाद आपने उस वाले अमाउंट पे डिप्रिसिएशन जो भी चार्ज किया उसके वैल्यू को हम लोग हटा के बाकी डिप्रिसिएशन को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, बाकी डिप्रिसिएशन को हम रिड्यूस कर लेंगे, टोटल को ऐड कर लिया, फिर हमने ज़रा सा रिवैल्यूएशन वाला बैलेंस हटा के फिर हमने वो पूरा बैलेंस को रिड्यूस कर लिया। ये सारा हो गया, डिप्रिसिएशन का सारा अकाउंट्स हो गया। उसके बाद हमें प्रोविज़न बना लिया था। अच्छा, उसके बाद अपना DTA बना लिया था, और अब बताता है कि ये वाला 1 मिनट, ये 10 और 14 छोड़ देते हैं क्योंकि ये इनकम है, ये इनकम को ऐड बैक किया गया है। 10 और 14 को छोड़ के बाकी और एक्सपेंस को देखते हैं कौन से डिसअलाउ किए गए। एक्सपेंस रिलेटेड टू शेयर्स इन AOP BOI, जब आप वही 10, 11 वाला जैसा ही है। अगर AOP BOI डेट में दिया हुआ है ना, AOP BOI कहीं दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ है, AOP BOI अगर इनकम दिया हुआ है ना उसका, तो हम उसका इनकम को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, AOP BOI हमारा PGBP इनकम, मतलब मैट में इनकम उसका कंसीडर नहीं किया जाएगा, PGBP में भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें AOP BOI ने ऑलरेडी MMR में टैक्स दे दिया होता है, तो इसलिए हम लोग अपना उसको इनकम नहीं कंसीडर करते, हमारे हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि जब उसका इनकम एग्जाम्प्ट हो गया वैसे 10, 11 की तरह, तो उसका एक्सपेंस भी हम लोग डिसअलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर है उसका एक्सपेंस जो भी है रिलेटेड टू AOP BOI हम लोग डिसअलाउ कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि फिर हमारे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनी, ये भी वैसे ही टाइप का है, AOP BOI और 11, 12 जैसा ही है, कि अगर फॉरेन कंपनी जो भी है ना, फॉरेन कंपनी कहाँ है, नेक्स्ट पेज में, फॉरेन कंपनी वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, कि अगर इनकम आपको फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी NR या फॉरेन कंपनी को क्या क्या इनकम होता है, कैपिटल गेंस का, कैपिटल गेंस ऑन सिक्योरिटीज़ ही होना चाहिए, जाहिर है। ठीक है, और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी और फीस फॉर FTS, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये सारे कौन से वाले इनकम है, ये 911 वाले हैं। ठीक है,
911 नहीं है, 911 में बिजनेस कनेक्शन था। ये आई थिंक 914 में तो डिविडेंड था। 915 6 7 ऐसा करके कोई पॉइंट्स है, पता नहीं, बट सेक्शन 9 के ही हैं ये सारे आइटम। डिविडेंड था, डिविडेंड कहाँ था उसमें, इंटरेस्ट था, ठीक है, और रॉयल्टी था और एफटीएस था, ठीक है। ये सेक्शन 9 वाले आइटम है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस वाला था ना, इसमें 115 वो वाला सारे लोग हैं। और ये डिविडेंड भी है, तो उनको क्या क्या इनकम होते हैं, इंटरेस्ट, एफटीएस, रॉयल्टी, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है। एफटीएस, रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। और ये वाले को अगर मैं लिंक करूँ तो हम लोग एक सेक्शन पढ़े हैं, ठीक है, मैं रफ निकालूँ, एक सेक्शन पढ़े थे हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो उसमें हम लोगों को बोला गया था कि पैसिव इनकम वाला जब हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था ना, तो उसमें हमें 4-5 चीज़ों को दिया गया था। तो उसमें भी हमारा कैपिटल गेंस लिया गया था, वो पैसिव इनकम होता है, कैपिटल गेंस लिया गया था। और आई से क्या था, इंटरेस्ट था, डी से डिविडेंड था, आर से आपका रॉयल्टी भी था, एफटीएस उसमें नहीं था, ठीक है, रॉयल्टी था और एक रेंट था उसमें, पैसिव इनकम में ये सारे पॉइंट थे। प्लस आपका क्या है, एसोसिएट से आपने परचेज़ किया है एंड एसोसिएट को आपने सेल किया, वो वाले चीज़ों को पैसिव इनकम बोलते हैं जब हम लोग एबीओई टेस्ट निकालते हैं। तो वो वाले सारे चीज़ें अब यहाँ पर हम रिलेट करेंगे, क्योंकि इंटरलिंकिंग से चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि ये सारे आइटम जो है ना, फॉरेन कंपनी को ये सारी इनकम हो रही है कि इनको फॉरेन कंपनी को ये सारी इनकम हो रही है। क्या क्या इनकम हो रहे हैं ऑन सिक्योरिटी। तो ये वाला जो यहाँ पर जो पैसिव इनकम में कैपिटल गेंस था ना, तो वहाँ पर एक जगह भी नहीं बोला था कि वो सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड, उनको कोई भी कैपिटल गेंस होता है ना तो वो पैसिव इनकम में जाता था, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो इंडिया में, बस ये सारे इनकम थे ना वो पैसिव इनकम में आते थे। इनका सोर्स कहाँ है, डेस्टिनेशन है कहाँ, ये नहीं देखना था, ठीक है, ये सब का सोर्स डेस्टिनेशन नहीं देखना था पैसिव इनकम में। अच्छा, फ़िलहाल हम लोगों को बोला जा रहा है कैपिटल गेंस जब लेंगे तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए लेंगे। और बोला जाता है ये, इसमें से हम बहुत सारे आइटम उठाएंगे। दूसरा क्या है, आई से इंटरेस्ट ले लिया हमने, इन लोगों से हमने डिविडेंड ले लिया, फिर हमने क्या इन्हीं लोगों से हम क्या करें, इंटरेस्ट, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हम ले लेंगे, रॉयल्टी हो गया। और वहाँ पर क्या था, एक चीज़ रेंट था, उसमें एक चीज़ रेंट था पैसिव इनकम में, यहाँ पर एफटीएस रहेगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इंटरलिंकिंग हो जाएगा ना चीज़ों में, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पैसिव इनकम में क्या था, कैपिटल गेंस, में कहीं भी नहीं बोला था कि सिक्योरिटी, बट इधर पर कैपिटल गेंस में सिक्योरिटी बोला गया। ये क्या है, मैट है, मैट वाले में आप बोल रहे हैं फॉरेन कंपनी को कैपिटल गेंस ऑन सिक्योरिटी होता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी और एफटीएस। इंटरेस्ट, डिविडेंड, आईडीआर या आईआरडी जो भी बोल दें, ये तीनों में दोनों में कॉमन था, सिर्फ इसमें रेंट एक्स्ट्रा था, यहाँ एफटीएस है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप अपने। तो यहाँ बोला जाता है कि अगर एक फ़ॉरेन कंपनी उसको इनकम होती है, ये सारी अभी ले जो बोला, उसमें से अगर कोई भी इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है 15% से कम पे, हम लोग जानते हैं ना 115A में आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी ये सब पे 115A में आपको 15% से कम लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिविडेंड पे 20% लगता है। तो खैर जो भी इनकम आपका 15% से कम लगता है ना, उसको आप यहाँ पर से रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, और उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कोई भी एक्सपेंस हुआ वो सारे आप ऐड बैक कर लेंगे। 11-12 के जैसे वाला 11-12 AOP BI वाल में भी ऐसे ही पढ़ा था, फॉरेन कंपनी में भी वैसे ही पढ़ लिया, इंटरेस्ट, डिविडेंड वही सब लिखा है। और फिर अपना ये वाला लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी जो भी होता है, एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी। अच्छा ठीक है, ये रॉयल्टी वाला पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है रॉयल्टी वाला पॉइंट, पता नहीं आ रही है, यहाँ पर होगा, हाँ ये रॉयल्टी वाला पॉइंट है। रॉयल्टी वाला क्या है कि इनकम आपको रॉयल्टी से होता है, यहाँ तो एक रॉयल्टी था ही, अभी पढ़ा था, ये अभी फिर से एक रॉयल्टी का आ गया। ये रॉयल्टी आपको हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया है, तो उसमें आपको 115 WVF में आपका मिल जाता था ना, ठीक है, चार्ज होता था। ये 115 जब भी आता है ना, ये टैक्सेशन चैप्टर के लिए आता है, टैक्स रेट है, ये टैक्स के लिए आता है 115। तो ये जब आपका टैक्स लग रहा है 115 में 10% पे, ठीक है, तो उस वाले इनकम पे आपका मैट नहीं लगेगा, ये वाले इनकम पे आपका मैट नहीं लगेगा। तो इनकम जब भी दिया होगा पीएनएल में रिड्यूस कर लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो भी एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंडिचर हुआ ना 115 BBF वाला, वो ऐड कर लेंगे। अभी सारा कुछ हो गया ना, अभी और क्या बाकी है, एक्सपेंस AOP भी। अच्छा नोशनल, ये वाला भी एक नया सा था कि अगर कोई भी नोशनल लॉस हो जाता है, मतलब ऐसे फालतू का लॉस हुआ है शेयर्स ऑफ SPV में और ऑफ बिजनेस ट्रस्ट
और नोशनल लॉस ड्यू टू कैरिंग अमाउंट का चेंजेस हुआ है, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे कि ना ये बिज़नेस ट्रस्ट का क्या होता है, बिज़नेस ट्रस्ट के केस में जो भी शेयर होल्ड करते हैं ना एसपीवी का, जो भी वो इन्वेस्टर होते हैं जो एसपीवी का शेयर ओन करते हैं, जो एक्चुअली में मेन ओनर होते हैं, वो एसपीवी का वो लोग शेयर ओन करते हैं। बीच में बिज़नेस ट्रस्ट आता है, बिज़नेस ट्रस्ट उन लोगों से उनका शेयर खरीद लेता है और अपना यूनिट उन लोगों को दे देता है। वही इन्वेस्टर्स को अपना यूनिट दे देता है बिज़नेस ट्रस्ट, और एसपीवी का शेयर्स खरीद लेता है उससे। तो इस वाले में जो भी गेन या लॉस होता है किसको होता है, ये जो इन्वेस्टर होते हैं एसपीवी के एक्चुअल ओनर होते हैं उनको गेन या लॉस होगा, क्योंकि उनको यूनिट मिल रहा है और ये लोग अपना कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो हमने सेक्शन 47 में भी पढ़ेंगे कि ये सब मतलब नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र समथिंग रहता है वो, हाँ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र बोला जाएगा, उस पर कैपिटल गेंस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अगर उसमें ये एक्सचेंज करने में कोई इनकम होता है या चेंज इन कैरिंग अमाउंट होता है, चेंज इन कैरिंग अमाउंट हो रहा है, कैरिंग अमाउंट चेंज अमाउंट ऑफ यूनिट, यूनिट में कोई भी आपका ऐसे ही बैठे हुए आपको यूनिट तो मिल चुका है यहाँ पर, अब आपका यूनिट का उतार चढ़ाव हो रहा है क्योंकि वो ट्रेडेड है ना स्टॉक एक्सचेंज में। तो यूनिट में भी जो भी कैरिंग अमाउंट चेंजेस होता है उसका भी जो भी इनकम होता है उसका भी जो भी लॉस होता है, इनकम तो नहीं हो रहा है इधर पर लॉस हो रहा है, तो हम उसका लॉस को डिसअलाउ कर लेंगे। उसी चीज़ का हमारा यहाँ पर कोई भी इनकम होता है, कहाँ है वो बिज़नेस ट्रस्ट वाला पॉइंट कहाँ पर है, पता नहीं, ये वाला सारा पॉइंट हो गया ना। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व जो भी था, अमाउंट जो भी अपने विड्रॉ किए रिजर्व से, और इनकम एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 11, 12 था, और डेफर टैक्स हमने पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया। अच्छा ये बेकार एक और पॉइंट है, अच्छा ये सब्सिडरी वाला पॉइंट था ना यहाँ पर एक कि अपने सब्सिडरी का लॉस आपने ऐड बैक कर लिया था। वैसे एक और बकवास है कि सिक इंडस्ट्री का जो भी प्रॉफिट होता है ना वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, तो उसको भी हम लोग अपना इनकम नहीं बनाते, उसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। क्या चीज़ रिड्यूस करते हैं, प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्री। तो यहाँ से सारा पॉइंट हो गया, रिजर्व वाला हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, 10, 11, 12 वाला माइनस कर लिया इनकम। डेफर टैक्स एसेट क्या है, ये लाइबिलिटी था वो माइनस कर लिया। डेप्रिसिएशन हमने कौन वाला माइनस किया है, जो आफ्टर रिड्यूसिंग रिवैल्यूएशन एसेट वाला है वो माइनस कर लिया गया, यानी एक्सपेंस के अगेंस्ट ये वाला सॉरी इनकम के अगेंस्ट ये एक्सपेंस क्लेम किया गया। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्री हमने इनकम ही नहीं माना, रिड्यूस कर लिया। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व जो, अच्छा ये वाला तो बोल दिया था ना, नहीं ये दूसरा वाला है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी आपके हाथ में ना बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, तो आपने क्या किया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर लिया। अरे भाई रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस आपको क्या ज़रूरत है उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र करने का, हाँ तो आपने क्या किया उसका बैलेंस को फटाक से लाके पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके चक्कर में क्या हो गया है कि आपका यहाँ पर पीएनएल में बैलेंस आ गया रिवैल्यूएशन रिजर्व का, यानी पीएल इंक्रीज़ हो गया बेफालतू का। तो उसमें आप क्या बोलेंगे, टू दी एक्सटेंड आपने जितना भी डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट आपने रखा हुआ है वो आप हटा के बाकी सारा इनकम यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जितना भी, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन में समझ लो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि 40 रुपये करके आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने बैलेंस का पता नहीं, बट हाँ आपका रिवैल्यूएशन में आपका जो भी डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट में आपका डिप्रिसिएशन समझ लो 40 लाख है, और आप लेके आते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से पीएनएल में 100 लाख, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 100 माइनस 40 आप 60 लाख को यहाँ रिड्यूस कर लेंगे, रिमेनिंग जो 60 लाख है वो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, वो इनकम नहीं हम मानेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो भी बैलेंस है टू द एक्सटेंड आपने जितना डिप्रिसिएशन पे रखा हुआ है वो वाला बैलेंस को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि बॉट फॉरवर्ड, अच्छा ये भी एक पॉइंट है, 1 मिनट इसको बाद में पढ़ूंगे। एफबीआई में 115 बीएफ या पता नहीं, हाँ बिजनेस ट्रस्ट का हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट जो है उसको अगर कहीं नोशनल गेन होता है वही एसपीवी के शेयर का एक्सचेंज करने में, या फिर आपको कैरिंग अमाउंट में कोई भी नोशनल गेन बेकार का गेन हो रहा है तो आप उसमें टैक्स नहीं लेंगे, उसको भी रिड्यूस कर लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कब लिया जाएगा, जब भी आपका चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट होता है। मैं फेस से गंदा कर दूँगी इसको। तो चेंजेस अगर मेरा कोई भी चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट किस चीज़ का, यूनिट का चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट में कुछ भी अगर कुछ हो रहा है, या फिर आपने क्या किया है कि या फिर आपको क्या हुआ है कि एसपीवी का आपने शेयर दिया है और आपको बदले में आपको यूनिट मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ में अगर आपका कहीं भी लॉस होता है, फिजूल का अगर इन सब चीज़ों में कोई भी लॉस होता है तो हम आपको उसको डिसअलाउ कर लेंगे, नोशनल बोलेंगे इसको। और इस चीज़ में अगर कोई भी गेन होता है, अगर वहाँ पर कोई भी गेन होता है तो हम इसको क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे कि हमें इसमें टैक्स नहीं लेना। हमें क्यों नहीं लेना, ये क्योंकि ये फिजूल आइटम्स हैं। मेन किस में हम टैक्स लेंगे, इस वाले में लेंगे, अमाउंट
एक्चुअल लॉस जो भी होगा वो वाला हम रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है ना शायद, हाँ ये एक्चुअल गेन, अभी हम 14 वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। एक्चुअल गेन जो भी होता है ना, कि आपने एक्चुअल में आपने क्या किया, बिजनेस ट्रस्ट का जो भी यूनिट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया एसपीवी टू यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में एग्जाम्पशन था, मतलब नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र जो भी है। बट आपने नेक्स्ट जो कमिंग असेट था ना यूनिट, ये सेकेंड असेट था ना, इसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ट्रांसफ़र किया इन लोगों ने, देखो यहाँ पर इन लोगों ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र कर दिया क्या चीज़, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का। तो उसमें आपको कोई भी एक्चुअल गेन हो जाता हो उसमें, तो एसपीवी का यूनिट माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर एसपीवी। ये शेयर जो था ना ये फर्स्ट परचेज था और ये हमारा सेकेंड असेट था। इन दोनों में हम लोग माइनस कर लेंगे। ये हमारा एक्चुअल गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, एसपी माइनस कॉस्ट। अपने क्लास 8 के भाई बहन से भी पूछेंगे तो भी बता देंगे प्रॉफिट कैसे निकलता है, गेन्स कैसे निकलेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या है, न्यू असेट का, कॉस्ट क्या है, ओल्ड असेट का। उसमें जो भी एक्चुअल गेन होता है वो हम क्या कर लेंगे, एक्चुअल गेन हम टैक्स करेंगे। ये क्या चीज़ था, यहाँ हम लोग सारी चीज़ों को डिसअलाउ करे थे, याद है। ये क्या नाम है इसका, पीएफटी वगैरह सब कुछ ऐड बैक करे थे, बहुत सारा सिक इंडस्ट्री बोलियो, सब्सिडी वगैरह और डीटीए वगैरह, वो सब के हम क्या किए थे, ऐड बैक करे थे। वहाँ पर हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कुछ चीज़ जो कि प्रॉफिट में ऐड होगा। क्या चीज़ ऐड होगा, ये पॉइंट नंबर 14 जहाँ पर आपको एक्चुअल गेन होता है इन दोनों को माइनस कर लेने पे। तो ये पूरा पेज मेरा हो गया, ठीक है। ये भी पूरा पेज हो गया, सिर्फ ये वाला लॉस का छोड़ के जो बहुत इजी एंट्री है। और ये वाला भी हो गया कि अगर उसके रिलेटेड कोई भी एक्चुअल लॉस होता है तो आप उसको रिड्यूस कर लेंगे, वो आपका नॉर्मल पीजी मैट पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इस पर कोई भी अगर आपको नॉर्मल लॉस होता है तो आप इसको ये वाला रिड्यूस कर लेंगे, एक्चुअल लॉस जो भी होता है वो आप रिड्यूस कर लेंगे। और ये वाला एक पॉइंट रह गया था, पॉइंट नंबर 10 कि रिवैल्यूएशन रिज़र्व करके 3 से 4 जगह हमने पढ़ लिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिज़र्व अगर आप क्या करते हैं ना, पीएनएल में लेके आ जाते हैं, बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन रिज़र्व ऑन रिटायरमेंट ऑफ डिस्पोजल। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि ये रिवैल्यूएशन रिज़र्व का हमने बैलेंस यहाँ रिड्यूस किया था ना कहीं पर, ये रहा, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिज़र्व अपने लेके आ गए थे। तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन असेट, ये वाला चीज़ को हम रिड्यूस कर लेते थे, जो भी आपका डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन असेट, उसके अलावा जो वाला जो बैलेंस है उसको भी हम रिड्यूस कर लेते थे ना, लेस कर लेते थे। तो जब आप सारा चीज़ों को लेस करें, इनकम नहीं बना रहे हैं, तो अब बनाएंगे कब उसको इनकम, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है, उसमें हम ऐड कर रहे थे, ये सारे डिसअलाउड आइटम था, ये एक इनकम आइटम था कि आपने बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिज़र्व था। इस बार आपका असेट जो है ना वो रिटायर हो गया, ख़त्म हो गया, आपका डिस्पोज ऑफ हो गया, सेल कर दिया, तो यानी अमाउंट एक्चुअली में रियलाइज़ हो गया और रिवैल्यूड अमाउंट पे हुआ, यानी फेयर वैल्यू पे आपका अमाउंट रियलाइज़ हो गया। तो वो सारा आप लेके आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपने क्रेडिट नहीं भी किया है ना पीएनएल में, तो भी आप लेके इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्लासीफाई होता है लास्ट में पीएल में, ठीक है। मतलब क्लासीफाई तो नहीं होता, ये रिटेन अर्निंग के थ्रू जाता है, बट हाँ रिवैल्यूएशन वगैरह रिटेन अर्निंग के थ्रू चला जाता है, पीएल के थ्रू रूट नहीं होता उसका, जो भी बैलेंस होता है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ। तो जो भी है आपको वो इंडेक्स नहीं पढ़ना है फ़िलहाल। तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिज़र्व का रिटायरमेंट में जो भी बैलेंस आता है वो सारा आप लेके आ जाएंगे, वो आप टैक्स लेंगे। यहाँ एक टैक्स लिया हमने इनकम पे, यहाँ 14 नंबर पे हमने एक टैक्स लिया एक्चुअल गेन ऑन एसपीवी वाला में। ये सारा पार्ट हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया, बीबीएफ वाला, फिर हमने ये वाला भी पढ़ लिया, फिर नोशनल गेन्स ये सारे भी पढ़ लिया, डिविडेंड और फॉरेन कंपनी का भी पढ़ लिया, फिर हमने एओपीबीआई का इनकम भी पढ़ लिया। अच्छा, ये एक चीज़ पढ़ना है कि ये देखो, अगर तुम्हारा क्या होता है कि तुम एक नॉर्मल सी कंपनी, इसमें भी हम लोग जो भी डेटा लेंगे ना, एक तो डिप्रिसिएशन में और ये एक लॉस वाले में जो भी डेटा लेंगे, बुक प्रॉफिट का लेंगे, इनकम टैक्स एक्ट का डेटा नहीं लेंगे। तो बुक प्रॉफिट सॉरी बॉट फॉरवर्ड लॉसेज जो भी होता है, बॉट फॉरवर्ड जो भी लॉसेज है या अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, विच एवर इज़ लोअर लेना है नॉर्मल केस में, विच इज़ लोअर इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स लिख देते हैं हम लोग। इसमें अगर 10 साल का भी अगर बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, सारे लोगों को हम ऐड कर लेंगे, सारे लॉस को हम ऐड कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स। अच्छा, जितने भी हमारे बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स, हम सारे बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को ऐड कर लेंगे, और सारे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इन इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स हम सारे ऐड कर लेंगे। और इन दोनों का टोटल अमाउंट में से विच इज़ लोअर है वो हम क्या करेंगे, इनकम से रिड्यूस कर लेंगे। देखो यहाँ रिड्यूस कर रहा है और ये इनकम से रिड्यूस कर रहा है, यानी पीएल के बैलेंस से रिड्यूस हो रहा है, यानी ये चीज़ का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जीटीआई के नीचे ऐसा करके मत माइनस नहीं करेंगे, आप मैट निकालते वक्त इसको माइनस करेंगे। फिर ये क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट नंबर आई थिंक जी है, पॉइंट नंबर जी है
कि अगर आपको क्या हो जाता है ना कि आपके अगेंस्ट ये CIRP आपका अगेंस्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये क्या था कि आपका वो वाला है ना 241 मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर्स जो है, तो इन दोनों में आपका ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया है। यहाँ पर आपका एडजुडिकेशन स्टार्ट हो गया IBC में, या फिर आपका ये 241 में ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया और आप मर रहे हो, मतलब बिजनेस आपका मर रहा है। उस वाले केस में आप दोनों ये बॉट फॉरवर्ड लॉस भी और की जगह में यहाँ एंड हो जाएगा, और बॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इन दोनों को ही रिड्यूस कर लेंगे मैट का बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम। तो ये सारे हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंडेस वाला, ठीक है। इंडेस वाले में क्या बोला जाता है कि इन सारे आइटम्स को तो लेंगे ही, इसमें बुक प्रॉफिट तो निकलेगा ही, उसके अलावा हमारा और कुछ आइटम हम ऐड कर लेंगे। क्या चीज़? कोई भी आइटम जो कि OCI का बैलेंस है, जो कभी भी आप ये PNL में ट्रांसफ़र नहीं होता, नॉट रिक्लासिफिएबल टू PNL। अगर कोई भी बैलेंस है OCI का, तो वो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है और आपका कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने वाला वो बुक प्रॉफिट में, तो आप OCI का बैलेंस जो कभी भी रिक्लासीफाई नहीं होगा, वो सारा चीज़ों को आप हमेशा ऐड कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। बट इसमें एक चीज़ को आपको नहीं लेना है, वो अपने बाद में पड़ेंगे। तो OCI का अगर कोई भी बैलेंस क्रेडिट में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जज़ाकल्लाह, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे ना कि अगर कोई भी आइटम क्रेडिटेड इन PNL है, सॉरी, कोई भी OCI का क्रेडिट बैलेंस है ना जो PNL में हम लोगों ने क्रेडिट नहीं किया हुआ है, और वो कभी भी रिक्लासीफाई नहीं होगा, तो उसको वो क्रेडिट आइटम, वो इनकम आइटम है, उसको हम ऐड कर लेंगे, वो हम इनकम बनाएंगे उसको। बुक प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक नया से इनकम मिल गया, उसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो OCI का बैलेंस कभी रिक्लासीफाई तो होगा नहीं। फिर आपने क्या बोला है कि गेन्स हो गया है किस में, चेंज इन फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का थ्रू OCI। आप FVT OCI कर रहे हैं, आप FVT OCI करें, और किसका करें, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का। 109 ने क्या बोला था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप मैं भूल रही हूँ, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का आपने कोई भी अकाउंटिंग करना है, तो आपको क्या करना होगा, FVT PL में से करना होगा, FVT PL करना होगा। लेकिन आपने क्या किया, इररिवोकेबल ऑप्शन ले लिया और FVT OCI में से आपने दिखा दिया। तो OCI का यहाँ पर बैलेंस है, तो वो वाला अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि आपने उसको एक्चुअल में रियलाइज़ कर लिया, ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर लिया, कुछ भी रिटायर कर लिया, यानी कि आपने ये OCI वाला इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इसको एक्चुअली में बेच दिया है, और ये बेचा था, इसका अकाउंटिंग आप OCI के थ्रू कर रहे थे। तो ये वाला जो OCI का बैलेंस होगा ना, वो आप वापस से प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। तो दो आइटम हमने प्रॉफिट में ऐड किया, एक OCI का जो भी बैलेंस है जो कभी रिक्लासीफाई नहीं होगा PL में, वो वाला बैलेंस हमने ऐड कर लिया। और जब भी आप FVT OCI के थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग कर रहे थे 109 में, और उसका आपने डिस्पोज ऑफ कर लिया, वो भी आप ऐड कर लेंगे। प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम असेट डिस्पोज ऑफ हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस ये वाला तो हमने वहाँ पर भी ऐड किया था ना, याद है, रिवैल्यूएशन सरप्लस असेट वाला का यहाँ पर कहीं पर हमने ऐड किया था, ये वाला, ये याद है, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये याद है, ये वाला पेज, ये PFT वाला था। और फिर प्रपोज डिविडेंड डिसअलाउ करे थे आइटम्स, याद है, तो उसमें से ये वाला आइटम है बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट। जो भी रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है ना, वो हम ऐड बैक कर लेंगे। तो या फिर यहाँ ऐड कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर ऐड कर लें। तो ये वाला जो था ना रिवैल्यूएशन पे, ये भी वहीं पर था जब आपने डिस्पोज ऑफ किया और बैलेंस आपने क्रेडिट नहीं किया PNL में, तो हम इसलिए हम ऐड कर रहे थे। डिस्पोज पे रिवैल्यूएशन, डिस्पोज पे PL पे आपने नहीं डाला था, इसलिए हम ऐड बैक कर रहे थे, यानी प्रॉफिट हम बना लेते, इनकम बना ले रहे थे। और अभी भी हम वही कर रहे हैं कि हमने गेन करा हुआ है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में, तो हमने उसको ऐड बैक कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ आइटम को फिर से, ये डिसअलाउ हो रहा है, ये एक आइटम डिसअलाउ हो रहा है। अच्छा छोड़ो, ये वाला पहले देख लेते हैं। OCI का यहाँ बैलेंस है, डेबिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कोई भी आइटम इन डेबिटेड इन OCI में आपने कोई आइटम डेबिट किया हुआ था, कौन सा वाला, जो नॉट रिक्लासीफाइड टू PNL है, यानी FVT OCI में अगर कोई भी बैलेंस है, ठीक है, जो कि आप कभी भी PNL में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो आप रिड्यूस करेंगे, यानी उसको एक्सपेंस अलाउ करेंगे। उसका इनकम को आपने इनकम अलाउ किया ना, इनकम पे टैक्स लिया, तो उसके एक्सपेंस को आप माइनस करेंगे, उसका एक्सपेंस को माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ कंसेप्ट लगाया है ना यहाँ पर। एक और आइटम पहले पढ़ लें। लॉस हो रहा है कहाँ से, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपने वही FVT OCI में इक्विटी को ये किया है, या फिर वैल्यूएशन सरप्लस में आपने
असेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है और उसमें आपका लॉस हो गया है। कब हुआ है लॉस? जब आपने रिटायरमेंट, डिस्पोजल ये सब किया था, तो उस वाले को भी हम रिड्यूस कर लें। तो हम क्या हमने यहाँ पर मैट में क्या दिखाने का कोशिश किया ना कि जो पीएल के आइटम जो भी होते हैं ना, जैसे कि हम लोग पीएल बनाते तो बचपन में रेंट होता था, सैलरी होता था, ये सारे एक्सपेंसेस होते थे, ये हम अलाउ करते हैं अभी भी, पहले भी करते थे। और अगर लॉस ऑफ सब्सिडी हुआ, डीडीए वगैरह हुआ, ये सब बकवास आइटम थे। या फिर आपका पर्सनल नेचर का कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे कि क्या था वो, इनकम टैक्स वगैरह आपने पे किया, तो वो पर्सनल नेचर एक्सपेंस है। और बहुत सारी बकवास चीज़ें जैसे अनअसर्टेन प्रोविजन, वो सारे हम पहले भी डिसअलाउ करते थे, आज भी डिसअलाउ करते हैं। बट पहले क्या था ना कि ओसीआई का बैलेंस कभी भी इनकम पर टैक्स नहीं होता था। पीएल का बैलेंस हम लोगों ने बचपन में ज़िंदगी भर हम लोग पीएल का बैलेंस हमेशा टैक्स किए और पीएल का ही आइटम को हम लोग एक्सपेंस माने और माइनस भी किए इनकम के अगेंस्ट। बट यहाँ क्या है, ओसीआई का बैलेंस टैक्स हो रहा है, कौन सा वाला, जो नॉट रिक्लासिफिएबल है और वो क्रेडिट बैलेंस है तो हम ऐड कर लिया, उसके अगेंस्ट कोई भी डेबिट बैलेंस है तो हमने उसको रिड्यूस कर लिया। वैसे ही आपने अगर एफईटी ओसीआई के थ्रू इक्विटी को और इवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ असेट में गेन हो रहा है वो हमने ऐड कर लिया, वो भी ओसीआई का ही बैलेंस था। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जो भी ओसीआई बैलेंस है वो माइनस कर लिया। फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन अमाउंट है, ये भी रुक जाते हैं, ट्रांजिशन के लिए हम अलग से पढ़ लेंगे। ट्रांजिशन अमाउंट का 1/5 ही अगर क्रेडिट है तो ऐड कर लेंगे और डेबिट है तो रिड्यूस करेंगे, वो भी 1/5 में, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है इसलिए हम लोग इसको प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपना आता है कि अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कौन सा नॉन कैश असेट आपने बोला है कि इंड AS 10 बोलता है कि अगर डिमर्जर होता है ना, तो डिमर्जर वाले केस में जो रिजल्टिंग कंपनी होता है, यानी नया वाला कंपनी पुराने वाले कंपनी को क्या करेगा, पुराने वाले कंपनी के शेयर होल्डर्स को नॉन कैश असेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ भी असेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, उस वाले केस में हम बोल देंगे कि भाई वो सारी जो चीज़ें वो डिसअलाउ करो। अगर आइटम डेबिट हुआ है पीएनएल में, आपने उसको एक्सपेंस क्लेम किया, वो डिसअलाउ कर लेना। ठीक है, और आपने वो आइटम को आपने क्या किया है कि इनकम क्लेम किया है, कहाँ गया, ये रहा, अमाउंट क्रेडिटेड टू एसपीएल आपने किया है शेयर होल्डर, यानी डिमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी असेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया और वो आइटम पीएनएल में क्रेडिट हुआ है तो आप उसको फिर रिड्यूस कर लेंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। ये डिसअलाउ वाला आइटम था। ये मैं एक तरह का बोलूँ, जो हम लोग पीजीपीपी बनाते हैं तो हम लोग आईफोस या फिर हम लोग जो होता है ना रेंटल इनकम एचपी वाला, वो सारे हम कैसे करते हैं, उसका इनकम हम रिड्यूस कर लेते हैं और एक्सपेंस हम डिसअलाउ कर लेते हैं। तो वैसे टाइप का आइटम है ये वाला नॉन कैश असेट। देख रहे हो, असेट नेचर का है। हम लोग क्या असेट वगैरह का थोड़ी काम करते हैं पीजीपीपी में। पीजीपी में हम लोग हमेशा रेवेन्यू आइटम का काम करते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमारा ये वाला थोड़ा सा छूट गया था कि जब हम लोगों ने एफईटी ओसीआई का जो भी नॉन रिक्लासिफिएबल असेट लिया था तो उसमें ये नोशनल वाले आइटम होते हैं ना, जो अभी बिक्री नहीं हुए हैं लेकिन हम लोग उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस नोट करके रखा है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस किसके वाले, असेट वाला 16 और 38 वाला। और ये गेंस और लॉसेस जो भी एफईटी ओसीआई में जो भी अपने गेंस एंड लॉसेस अब रिवैल्यूएट करते हैं ना, रिवैल्यूएशन करते रहते हैं ईयर एंड में, तो ये नोशनल अमाउंट है। ये आप इनकम में ऐड नहीं करेंगे अगर इसमें गेन होता है, और रिड्यूस नहीं करेंगे लॉस, क्योंकि ये सारे नोशनल आइटम, ये सच में बिक्री हो जाएंगे तो हम तो बोला ना, ये तो हमारा सेकेंड आइटम था। अगर सच में बिक्री हो जाएंगे तो हम ले लेंगे, और अगर वो फालतू का टाइम पास हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन गेन लॉस कर रहे हैं, तो वो सारे को आप क्या करना, इग्नोर मारना मतलब इस पर इनकम टैक्स नहीं लेंगे, इस पर एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये डिमर्जर वाला केस अभी बताए थे ना, डिमर्जर वाले केस में डिमर्ज्ड कंपनी होता है, रिजल्टिंग कंपनी होता है। डिमर्ज्ड कंपनी अपना सारा एसेट रिजल्टिंग कंपनी को देता है, और रिजल्टिंग कंपनी इसके शेयर होल्डर, इसके जो शेयर होल्डर्स है ना, रिजल्टिंग कंपनी इसके शेयर होल्डर्स को सारा का सारा क्या क्या नॉन कैश एसेट देता है। तो इसने जब दिया था, डिमर्ज कंपनी ने जब दिया था तो बुक वैल्यू पे दिया था। बुक वैल्यू पे इसका सारे एसेट्स होते हैं ना, रिजल्टिंग कंपनी को भी बुक वैल्यू पे लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सेक्शन 47 लगाते हैं कैपिटल गेंस का, बोलते हैं कि इनकम एसेट नॉट रिगार्डेड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो वैसे ही बुक वैल्यू पे ही इसको, ये जो रिजल्टिंग कंपनी है ये सारी चीज़ों को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। इसने भी बुक वैल्यू पे रखा था तो इसने भी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हम लोगों का इंड AS क्या बोलता है कि वो फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्डिंग करो, तो ये जो भी डिफरेंस होता है ना उसको इग्नोर कर लिया जाएगा। यानी रिजल्टिंग कंपनी जब भी टैक्स देगा ना, बुक प्रॉफिट जब भी निकालेगा, रिजल्टिंग कंपनी भी तो मैट निकाल सकता है ना, तो उसका जब भी मैट कंप्यूटेशन होगा, बुक प्रॉफिट होगा ना, तो उसमें अपने क्या करेंगे, ये फेयर वैल्यू का गेंस वगैरह ये सारे नोशन होते हैं, ये इग्नोर करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, नलीफाई कर लेंगे इफेक्ट अगर होगा। और ये तो ट्रांजिशन अमाउंट हमने अभी पढ़ा था कि वही अदर इक्विटी का जो भी बैलेंस होता है, अदर इक्विटी में जो भी बैलेंस होता है ना, ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलते हैं कि अदर इक्विटी में अगर कोई भी बैलेंस हुआ, अदर इक्विटी में कोई भी बैलेंस हुआ तो वो हमने क्या बोलना है,
अदर इक्विटी में कोई भी बैलेंस हुआ तो हम उसमें माइनस कर लेंगे, हम लोग क्या चीज़ माइनस कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम हम उसमें माइनस कर लेंगे और कैपिटल रिजर्व हम उसमें से माइनस कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व क्या है, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है, ये हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड ही नहीं होंगी ट्रांजिशन अमाउंट में। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन अमाउंट का ये वाला जो बैलेंस होता है ना, ये वाला अदर इक्विटी जो भी हमने कन्वर्जन डेट के दिन देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा साल का नहीं देखना है अदर इक्विटी का बैलेंस, ठीक है। तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व माइनस कर लेंगे और ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड ही नहीं होगा। पहला क्या नहीं इंक्लूड होगा, ओसीआई का अगर कोई भी बैलेंस रिक्लासिफिएबल टू पीएनएल है। अगर कोई आइटम नॉट रिक्लासिफिएबल टू पीएनएल था तो वो तो हमने डायरेक्ट से इंडेस वाले का पहला आइटम में हमने उसको ऐड किया था ना, कि वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं रिक्लासीफाई तो होगा नहीं, तो इसलिए हम उस पर आज क्रेडिट आइटम पर टैक्स ले रहे थे और उसका अगर डेबिट बैलेंस था तो हम उसको एक्सपेंस अलाउ कर रहे थे। तो अगर कोई बैलेंस रिक्लासीफाई होगा कल को पीएनएल में तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ट्रांजिशन अमाउंट में। सेकंड क्या नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन गेंस अगर हुआ है 16 एंड 38 में, ये भी नहीं लेंगे तब तक जब तक इसका वही गेंस एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं होता, सेल वगैरह नहीं हो जाता। तीसरा क्या नहीं लेंगे, गेंस या लॉस अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हुआ है, एफईटी ओसीआई, वो वाला भी आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये वाला, क्योंकि आपने बोला है कि ओसीआई में अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है ना तो आपने अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसका भी बैलेंस नहीं लेंगे। ये दोनों आइटम हमने तो 2 बार पढ़ लिया अब तक। फिर उसके बाद डी नंबर पॉइंट में क्या था कि हमने पीपी वगैरह था, इंटेंजिबल था, पीपी इंटेंजिबल था ना, 101 बोलता था कि पीपी इंटेंजिबल जो होता है ना वो फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे नहीं रखेंगे, उसको कॉस्ट बना लिया था किसको, फेयर वैल्यू को। तो ये सारे फालतू काम आपने किए, तो ये सारे हम लोग नहीं लेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी जेवी वगैरह जो भी है, इस सब्सिडी में तो 110 का अकाउंटिंग होता था, जेवी और एसोसिएट में इंडेस 28 बोलता था, इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग होता है। लेकिन आपने कैसे अकाउंटिंग किया उसका, फेयर वैल्यू में रिकॉर्डिंग कर लिया। आपको जो बोला गया था आपने वैसा नहीं किया, आपने फेयर वैल्यू में रिकॉर्डिंग कर लिया, उसी को फेयर वैल्यू को कॉस्ट बना लिया, तो हम उसको भी हम लोग ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बोला कि अगर क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है फॉरेन ऑपरेशन में तो उसको भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में बोलते हैं ये जो सारे आइटम्स है ना, बी सी डी, वही 1638 एफईटी ओसीआई वाला बैलेंस और जेवी को इक्विटीज के जगह में आपने फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड किया, ये सारे बकवास आइटम जो फेयर वैल्यू वाले आइटम है ना, ये एक्चुअली में जब रियलाइज़ होंगे तब वो ट्रांजिशन अमाउंट के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन अमाउंट के क्या, वो तो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएंगे, हमने यहीं पर उस सबको टैक्स कर लेंगे। ये पहले वाले आइटम है इसको टैक्स कर लेंगे, ये वाले में या फिर ये वाले में, इन दोनों में हम टैक्स कर लेंगे। उसके बाद एफ़ वाला पॉइंट का भी सेम, एफ़ वाले पॉइंट में भी बोला फॉरेन ऑपरेशन वाला जो ये पॉइंट था ना, फॉरेन ऑपरेशन वाला ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर एफ़, उस वाले में भी अगर आपका फॉरेन ऑपरेशन में रियलाइजेशन हो जाता है एफ़ वाले पॉइंट में, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। कन्वर्जेंस डेट मतलब क्या, तो 101 में जब आपका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, अब आता है कि आप जब भी ये पीएनएल वगैरह का बैलेंस जहाँ से हमने सम स्टार्ट किया था वो शेड्यूल 3 के हिसाब से लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग वगैरह में शेड्यूल 3 नहीं होगा, उनका अपना रिस्पेक्टिव लॉ लगेगा। एक्चुअल वैल्यूएशन हो गया था। उसके बाद क्या था कि डिप्रिसिएशन हुआ था 7 नंबर पॉइंट में, कंपनीज एक्ट वाले लेंगे, इनकम टैक्स वाला डिप्रिसिएशन कभी नहीं लेंगे। बॉट फॉरवर्ड वाला भी हम लोग जब भी लेंगे इनकम टैक्स एक्ट वाला कभी नहीं लेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम टैक्स वाला जो भी अमाउंट होता है ना वो कभी नहीं लेंगे, ऐसे इनकम टैक्स वाला नॉट लिख देते हैं, कभी नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि मैट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, किसमें, फॉरेन कंपनी पे नहीं होगा। ओके, फॉरेन कंपनी पे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसका रेसिडेंशियल मतलब उसका DTAA बोलता है। एक बार मुझे इसको रीड करना होगा, मैं भूल गई हूँ। ये फॉरेन कंपनी जो होता है ना, रेसिडेंट कंट्री होता है, मतलब रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री स्पेसिफाई जिसके साथ इंडिया का DTAA है साइन किया हुआ। कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया के साथ DTAA है और DTAA भी है, प्लस वो वाला जो कंट्री है ना उसका, सॉरी वो वाला जो कंपनी है ना उसका पी इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अरे जब पी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, जब उसका इनकम इंडिया पर टैक्सेबल ही नहीं है, तो आप क्यों उसका टैक्स लेना चाहते हो, वो मैट उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने बोला फॉरेन कंपनी है जो कि रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है जिसका इंडिया के साथ DTAA नहीं है, तो उस वाले केस में फॉरेन कंपनी का क्या होता है कि उसका कंपनी लॉ भी बोलता है कि यहाँ पर इंडिया में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फॉरेन कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी कंपनी लॉ। उसमें उस वाले केस में भी आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ इनकम होता है ना, ये 44B 44BB ये सब में भी आपका मैट एप्लीकेबल नहीं होता। और 115 JB पे भी, JB जो होता है वो नॉट एप्लीकेबल ऑन ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। प्रिजम्पटिव इनकम पे नॉट एप्लीकेबल। और हम बोलेंगे
और हम बोलेंगे टर्निश टैक्सेशन पे भी मैट एप्लीकेबल नहीं होता। और किस में नहीं होता? जहाँ पर AMT एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ मैट नहीं एप्लीकेबल होगा। और कहाँ पर 115BAA में एप्लीकेबल नहीं होगा मैट। सेम अभी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं AMT। AMT में क्या होता है कि अगर आपका AMT आता है, मैट तो सारे कंपनीज़ पे एप्लीकेबल था, जैसे ऑडिट सारे कंपनियों को करानी होती है वैसी मैट भी सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है। और AMT क्या होता है? ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। आपने जब उस पर मैट लगा दिया तो क्या AMT भी आप लगाएंगे? एक थप्पड़ एक तरफ से, दूसरा थप्पड़ दूसरी तरफ से नहीं। तो AMT किसको लगेगा? अदर देन सारे एसएससी, अदर देन कंपनी को लगेगा। तो सारे एसएससी में हम तुम सब आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे। कहाँ गया? पता नहीं, लिखा नहीं है क्या? मुझे नहीं मालूम। ये रहा। AMT एप्लीकेबल किस पे हो जाता है? इंडिविजुअल पे हो जाता है। सिर्फ ये वाला कहाँ गया? ये वाला पार्ट देखना है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इन लोगों पे ही AMT एप्लीकेबल होता है। और तभी एप्लीकेबल होता है जब मैट एप्लीकेबल तभी होता है ना जब उसका क्या हो जाता है? मैट एप्लीकेबल तभी होता है ना जब हम लोग क्या करते हैं कि अप टू 20 लाख अगर आपका टोटल इनकम, जस्ट टोटल इनकम हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। अगर वो अप टू 20 लाख है, अगर जैसे टोटल इनकम अप टू 20 लाख है, इस वाले केस में आप AMT नहीं लगेगा, किसी पे भी नहीं लगेगा। कहीं आपको फर्म दिख रहा है क्या? फर्म कहीं हम लोगों को फर्म दिख रहा है? तो फर्म पे मैट AMT है ही नहीं। देखो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इन सब पे लगेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते। यहाँ पर इन लोगों ने बोल दिया है एक्सेप्ट कंपनी बट ऑल एसएससी पे यहाँ पर फर्म आ जाएगा ना, यहाँ पर फर्म भी आ जाएगा। देखो, देख लेते हैं, दिमाग ज़्यादा चल गया मेरा। फर्म पे लगेगा, इंडिविजुअल पे लगेगा, AOP, BOI पे लगेगा, पूरा दुनिया पे लगेगा। ठीक है, सारे पे लगेगा, बस कंपनी पे इज़ नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद 115 JC है इसका नाम, और उसका नाम था मैट का था JB, और ये है JC है। ठीक है, ये AMT है JC। इसमें क्या बोला गया? 18.5% होगा आपका। वही टैक्स निकालेंगे आप 18.5% एडजस्टेड टोटल इनकम का, और इनकम एज़ पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद अपने को सरचार्ज अलग से ऐड करना होगा और सेस अलग से ऐड करना होगा। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल इनकम निकालेंगे, एज़ पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स निकाल लेंगे, जैसा बोला गया वैसे ही काम करेंगे। फिर उसके बाद हमें बोला गया सेस जो भी होता है ना, SEZ जो भी होता है 10AA वाला, अगर आपने उसका डिडक्शन लिया हुआ तो सिर्फ उसका डिडक्शन वाला अमाउंट को ऐड बैक कर लेंगे। फिर अगर आपने 14 बिजनेस का 35AD का डिडक्शन लिया है वो भी आप ऐड बैक कर लेंगे। चैप्टर 6A का पार्ट C वाला जो था ना, जिसमें आपका इनकम बेस्ड डिडक्शन था, जिसमें ADJJAA भी है, QQ भी यानी रॉयल्टी है, सारा कुछ आप उसको भी ऐड कर लेंगे। ये सारा डिडक्शन आपने जब भी क्लेम किया है ना, 80IA सीरीज़ वाला इनकम बेस्ड डिडक्शन आपने लिया है, या 35AD या 10AA लिए, सारी चीज़ों को आप ऐड बैक कर लेना, सारी चीज़ों को आप नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेना। और आप सिर्फ रिड्यूस करना डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता अगर आप 35AD नहीं लेते तो उतने ईयर्स का आप डेप्रिसिएशन नॉर्मली आप रिड्यूस कर लेना। सेक्शन 32 बोलते हैं ना डेप्रिसिएशन के बारे में। तो ATI निकल के आ जाता है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ जाता है। और अगर ATI अप टू 20 लाख है तो AMT इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट SEC। और उसके बाद द प्रोविजन ऑफ AMT नॉट एप्लीकेबल, द प्रोविजन ऑफ AMT अप्लाई ओनली फॉर SEC इज क्लेमिंग दिस। तो अगर क्वेश्चन है अगर आया हमारे पास फाइनल का, और उसमें अगर अचानक से ATIA और ATRRB वाला कुछ भी डिडक्शन दे दिया उसने, तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हमारा AMT वाला क्वेश्चन है। फिर मैट क्रेडिट वगैरह भी आप 15 ईयर्स तक ले सकते थे, तो AMT का क्रेडिट भी 15 ईयर्स तक ले सकते हैं। और आपका AMT जब भी आप ज़्यादा पे करते हैं, नॉर्मल इनकम टैक्स से AMT ज़्यादा आ जाता है तो उसमें क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, और क्रेडिट आप तब ले सकते हैं जब आप AMT ज़्यादा है तो आप क्रेडिट आप सेट ऑफ ले सकते हैं। जब भी नहीं भाई, रेगुलर टैक्स जब भी ज़्यादा है मैट से AMT का क्रेडिट माइनस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये ख़त्म हो जाता है। और वही IFSC वाला था ना, उसमें 18.5% नहीं 9% हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी 18.5% नहीं 15% हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। अच्छा, इन्होंने एक अमेंडमेंट बताया हुआ है यहाँ पर फिनांस एक्ट का, कि अगर हमने 92CC क्या होता है APA वाला अग्रीमेंट होता है, या फिर जो भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है,
उन वाले केसेस में अगर आपका इनकम इंक्रीज़ हो गया, इनकम बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, करेंट ईयर में कोई प्रीवियस ईयर का इनकम आ गया तो आप उस वाले केस में क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले आप सब इसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। हमने 1991 वाला रिलीफ कभी ज़िंदगी में पढ़ा है, यहाँ पर भी एक रिलीफ मिलेगा। अगर आपका करेंट ईयर में एपीए के कारण से या फिर आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से इनकम इंक्रीज़ हो गया, तो आप क्या करना कि टैक्स निकालना, टैक्स पेएबल बाय असेसी कंपनी 115 जेबी में बुक प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे वो सारा पास्ट वाला इनकम। तो इस वाले में क्या करना है कि अपने टैक्स सबसे पहले निकाल लेंगे। टैक्स कैसे निकालेंगे, वो वाला जो नया इनकम आया उसको करंट ईयर के इनकम के साथ जोड़ के निकालेंगे। टैक्स पेबल बाय एसएसी 115 जेबी यानी कि अपना मैट वाला ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस इंक्लूडिंग द पास्ट इनकम को इंक्लूड करते हुए अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, यानी प्रीवियस ईयर ये मतलब क्या होता है भाई, करंट ईयर का जो भी बुक प्रॉफिट निकाल लेना अपने करंट ईयर का जो भी बुक प्रॉफिट निकालेंगे ना, उसमें हम लोग पास्ट ईयर का इनकम जोड़ के 115 जेबी यानी बुक प्रॉफिट निकालेंगे। फिर उसमें हम लोग टैक्स पेबल बाय एसएसी करंट बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर आफ्टर रिड्यूसिंग बुक प्रॉफिट ऑफ द पास्ट इनकम को हटा लेने के बाद इनकम निकालेंगे। मान लो ये वाला क्या नाम है इसका, अरे यार, मान लो ये वाला जो एसएसी है ना, इसका बुक प्रॉफिट निकलता था करेंट ईयर का अगर बुक प्रॉफिट निकलेगा, मतलब करेंट ईयर का इसका इनकम निकला है जैसे कि मान लो 150, ठीक है, और उसमें पास्ट इनकम इंक्लूसिव है पास्ट इनकम है 20। अगर हम लोग एक्सक्लूड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 20 130 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने अभी 150 में इंक्लूसिव है 20, तो हम लोग 150 में पहले पूरा बुक प्रॉफिट निकालेंगे और उसका टैक्स निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, एक्सक्लूसिव आपका ये बुक प्रॉफिट में ये वाला जो इनकम है ना पास्ट इनकम, ये पास्ट इनकम को रिड्यूस करके हटा लेने के बाद यानी 130 में हम लोग ये वाला निकालेंगे, 130 का हम टैक्स निकालेंगे। पहले 150 यानी इंक्लूसिव वो वाला इनकम मिला के वो टैक्स निकालेंगे, दूसरे वाले में वो वाला इनकम को रिड्यूस कर हटा लेने के बाद वाला टैक्स निकालेंगे, बुक प्रॉफिट निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों क्या है, टैक्स है। टैक्स में हमने डिफरेंस निकालेंगे, ये समझ लो स्मॉल ए है, डिफरेंस निकाला उसका नाम है स्मॉल ए। फिर उसके बाद आप क्या करें, एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय दी असेसी ने जो भी टैक्स पेबल किया है, असेसी ने 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोज पास्ट ईयर टू विच पास्ट इनकम बिलोंग्स। तो अब क्या है कि वो ये तो करंट ईयर का बुक प्रॉफिट में सब ताम झाम किए थे ना, अभी हम लोग वो पास्ट ईयर का इनकम पे पास्ट ईयर का इंक्रीज टैक्स जो था, पास्ट ईयर का टैक्स जो भी था, पास्ट ईयर का इनकम जो अभी नया निकला है, एक वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके या फिर आपका एपीए करके, ये नया इनकम, ये न्यू इनकम है, ये पास्ट इनकम के साथ प्रीवियस ईयर के इनकम के साथ ये नया इनकम को जोड़ लेने के बाद फिर हम इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। फिर वही काम करेंगे हम लोग, वो पास्ट इनकम, ठीक है, प्रीवियस ईयर का इनकम लेंगे, पास्ट ईयर का जो भी इनकम लेंगे जब का है वो वाला इनकम, उसमें से रिड्यूस कर लेंगे वो नया इनकम, यानी इसी पे तो आपने प्रीवियस टाइम में टैक्स दिया था, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये समझो स्मॉल बी होगा, तो स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी क्या हो जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। ए माइनस बी मतलब स्मॉल ए, बी डी माइनस सी क्या होता है, स्मॉल बी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उस वाले में आप क्या कर लेंगे, रिफ़ंड दे देंगे। अगर इन सब करने में आपको पता चला ये नेगेटिव हो गया है तो फिर आप क्या ही का डिडक्शन देंगे, कोई रिफ़ंड कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है।